So this is our lecture 19, design of concrete structures, and we have already covered our your working stress method of design, working stress method of design. In that, our singly reinforced and doubly reinforced sections we have completed. Now we have already started our limit state method of design also. Limit state method of design also, in which we have completed our singly reinforced sections, singly reinforced beams. Okay, now we are about to start our doubly reinforced, doubly reinforced beams, doubly reinforced beams. Okay, अभी हम डबली reinforced बीम्स स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें हमने ये देख ही लिया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी हमने पढ़ा था डबली reinforced बीम्स. ये डबली reinforced बीम्स कब प्रोवाइड करते हैं? जब आपका साइज ऑफ बीम बी और या फिर डेप्थ बोल लो, ये अगर आपके फिक्स्ड होते हैं तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम होती है, तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है वो आपको एक्सटर्नल लोड अप्लाई बीम पे ज्यादा होता है, तो आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग कैपेसिटी है, जो एमआरयू लिमिटिंग की सिंगली रीइंफोर्स में जो आप निकालते हो क्यूबीडी स्क्वायर, तब आपकी ये कंडीशन आती है, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन और लिमिटिंग सेक्शन की कैपेसिटी से बेंडिंग मोमेंट अप्लाई ज्यादा हो रहा है और बी और डी फिक्स्ड है, ठीक है, या फिर रेस्ट्रिक्टेड है, तब जाके हमारे को प्रोवाइड करना पड़ता है व्हाट? डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन. ओके, तो डबली रीइंफोर्स सेक्शन और डबली रीइंफोर्स सेक्शन हम कब प्रोवाइड करते हैं? जब आपका बी और डी फिक्स होते हैं और जो बेंडिंग मोमेंट है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग कैपेसिटी से सिंगली रीइंफोर्स की से ज्यादा होता है. ये कैसे निकलता है हमारे, ये चेक कर लेते हैं. क्यू बी डी स्क्वायर से, क्यू बी डी स्क्वायर, ठीक है. क्यू का वैल्यू डिपेंड किस पे करता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्यू इज इक्वल टू 0.148 एफ सी के फॉर एफ ई 250. Q is equal to 0.138 FCK for FE 415. Q is equal to 0.134 FCK for FE 500. ठीक है, ये तीन वैल्यू Q की मिल जाएगी आपको, और बी डी स्क्वायर कर दोगे तो एम आर मोमेंट और रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग सेक्शन सिंगली रिइंफोर्स के लिए आप निकाल लोगे. बेंडिंग मोमेंट बीम पे जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर लोडिंग दी हुई है, उससे बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो. अल्टीमेट मतलब आपका जो भी लोडिंग आएगी उसको लोड फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपका डबली रीइंफोर्स बीम्स कब प्रोवाइड करते हैं, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नाउ एक हम एनालिसिस पार्ट में देखते हैं what we have to discuss for doubly reinforced beams or sections in limit state method of design. So this is our cross section of the beam. Cross section of the beam is rectangular. So this is your width, overall width. This is width. This is your depth. Overall depth is denoted as capital D. ठीक है, डबली रीइंफोर्स सेक्शन में हमारे को पता है कि टेंसाइल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे होते हैं टेंशन जोन में. ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है. क्लियर, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस. ओके, और यहाँ पर रीइंफोर्समेंट टेंशन जोन में है, तो ये तो आपका सिंगली रीइंफोर्स्ड हो गया क्योंकि एक ही साइड मैंने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है. मतलब अगर डबली रीइंफोर्स्ड है तो मुझे कॉम्प्रेशन साइड में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो ये मेरा रीइंफोर्समेंट क्या हो गया? कॉम्प्रेशन साइड. ठीक है, कॉम्प्रेशन साइड के रीइंफोर्समेंट को भी मुझे कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इस कवर को मैं बोलता हूँ स्मॉल डीसी. ये हम डिस्कस कर चुके थे, कवर फॉर कॉम्प्रेशन स्टील. ये डीसी क्या है आपका? डीसी इज द कवर, है कवर प्रोवाइड कर रहे हैं हम फॉर कॉम्प्रेशन स्टील, जो स्टील कॉम्प्रेशन साइड में लगा हुआ है. ठीक है, कॉम्प्रेशन स्टील के लिए जो कवर प्रोवाइड कर रहे हैं इज योर डीसी. और इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी? इफेक्टिव डेप्थ आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी, इसके रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक, स्मॉल डी. ठीक है, यस. और ये आपका दिस इज योर एक्स यू लिमिटिंग अल्टीमेट और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में एक्स यू से डिनोट करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, और हम एक्चुअल डेप्थ वर्किंग स्ट्रेस में करते थे एक्स ए से. क्लियर, नाउ स्ट्रेन डायग्राम बना सकते हैं आप. स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है? वी नो स्ट्रेन डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर. assumptions we have to follow
plane section remains plane before bending or even after bending. This assumption results in our strain diagram is always linear. देखो ये linear diagram है, बेंडिंग होने के बाद भी, ये हमने देखा था, डिस्कशन किया हुआ था, बीम पे अगर मैंने कोई बेंडिंग अप्लाई करी, तो अगर ये बेंडिंग मेरी अप्लाई हुई बीम पे, तो इसके किसी भी सेक्शन पे जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, इस तरह का। ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, लीनियर होगा। बेंडिंग होने के बाद ये डायग्राम हमेशा आपका लीनियर ही होगा, चाहे बेंडिंग से पहले चाहे बेंडिंग के बाद। क्रॉस द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये डेप्थ में जा रहे हैं, ये डेप्थ है, ये ऊपर से यहाँ तक डेप्थ में जाएगा, ठीक है। नाउ ये आपका जो स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम की कंक्रीट के कॉम्प्रेशन फाइबर में कितना होता है मैक्सिमम स्ट्रेन, 0.0035, ठीक है, यस, यही होता है हमारा। ये आपका क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्ट्रेन डायग्राम। और जो मैक्सिमम टेंशन, टेंशन में कितना होता है मैक्सिमम स्ट्रेन, शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ये याद हो गया सबको, ठीक है। नाउ स्ट्रेन, अब आपका कंप्रेशन साइड में रीइंफोर्समेंट लगाया, तो इस लेवल पे भी एक स्ट्रेन आएगा, तो इस स्ट्रेन को मैं बोलूंगा व्हाट, एप्सिलॉन SC। एप्सिलॉन SC, एप्सिलॉन SC क्या है, स्टील के स्ट्रेन है, स्टील में कंप्रेशन साइड के स्टील की वजह से, कंप्रेशन स्टील की वजह से जो स्ट्रेन आया उसको मैंने क्या डिनोट किया, एप्सिलॉन SC, ठीक है। सो दीज स्ट्रेन्स आर नोन एज एप्सिलॉन SC। अब ये एप्सिलॉन SC हमारा निकल सकता है आराम से, सिमिलर ट्रायंगल हम लगा देंगे, 0.0035 एप्सिलॉन SC, ये DC, ये XC, एप्सिलॉन SC की वैल्यू में निकाल दूं, इजी है एप्सिलॉन SC, है ना। तो ये आपका स्ट्रेन पे, यहाँ पे इस लेवल पे स्ट्रेन है, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम कंक्रीट के कंप्रेशन फाइबर में स्ट्रेन कितना था, 0.0035, और कंप्रेशन स्टील पे जो मेरा स्ट्रेन आया है वो कितना है, एप्सिलॉन SC, ठीक है। ये इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस एप्सिलॉन SC से हमारे को स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, स्ट्रेन से स्ट्रेसेस को हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ योर डायग्राम, जो हमने डिस्कशन किया था कि असम्पशन था हमारा, फोर्थ असम्पशन मैं बताऊंगा कि भाई जो आपका स्ट्रेसेस होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं, अभी स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेसेस एंड रीइंफोर्समेंट, आपका फोर्थ असम्पशन अगर आप उसमें देखोगे IS कोड में वो लिखा हुआ है, जो स्ट्रेसेस होते हैं रीइंफोर्समेंट में वो डराइव होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से, ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो अभी मैं आपका स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ। स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है आपका, बताइए, स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है, पार्टली रेक्टेंगुलर, पार्टली, अरे बोलो, पैराबोलिक, पार्टली रेक्टेंगुलर पार्टली पैराबोलिक, यस और नो, अरे यस ना, ये देखो ये यस सर। है ना, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर में ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये पैराबोलिक है, ठीक है। हमने लिखा था C1 C2 फोर्स निकाले थे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना निकल के आता है, 0.36 FC के B into X, क्लियर। ये आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है यहाँ पे 0.45 FC के, सो ये आपका क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वैल्यू ऑफ कंक्रीट 0.45 FC के। यहाँ पे आपका टेंसाइल रिइंफोर्समेंट में कितनी होती है, टेंशन की स्ट्रेंथ 0.87 टाइम्स ऑफ Fy, ठीक है। नाउ आपका ये जो इस लेवल पे एप्सिलॉन SC जो आपने कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड करी है, इस लेवल पे स्ट्रेसेस भी होंगे। सो इफ दीज स्ट्रेसेस आर, मैं अगर बोलता हूँ ये अगर मेरे जो स्ट्रेसेस हैं ये मेरे हैं, मान लीजिए FSC, इफ आई एम डिनोटिंग एज FSC, ठीक है। यहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स 2 भी आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका एक कंप्रेसिव फोर्स 1 आएगा, जैसे हमारा आता था, ठीक है। नाउ आपका ये जो कंप्रेसिव फोर्स 1 C1, ये आपका कंप्रेसिव फोर्स 2, अब आपका दो लेवर आर्म फिर से बन जाएंगी। लेवर आर्म क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब एक तो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस ये हो गया LA1 बोलते हैं इसको, हमने लेवर आर्म। सिमिलरली कंप्रेसिव फोर्स 2 है, यहां से लेके टेंसाइल फोर्स का डिस्टेंस ये हो गया मेरा लेवर आर्म 2, ठीक है। ये आपका क्या है, स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम, ओके। तो आपका स्ट्रेस डायग्राम क्लियर है कि भाई डबली रीइंफोर्स सेक्शन में कंप्रेशन साइड स्टील आएगा, तो इस स्टील की वजह से आपका स्ट्रेन भी आएगा। स्ट्रेन कितना होगा, एप्सिलॉन SC डिनोट करूंगा मैं, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील एप्सिलॉन SC। मैक्सिमम कंक्रीट कंप्रेशन फाइबर में होते हैं 0.0035, इस
स्टील के प्लेस पे लेवल पे एप्सिलॉन एस स्ट्रेन है। अब इसके यहाँ पे स्ट्रेसेस प्लॉट करेंगे तो ये एफएससी स्ट्रेसेस अगर है इस स्टील की वजह से, तो एफएससी यहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स 2 होगा। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लेवर आर्म। तो यहाँ पे दो कंप्रेसिव फोर्स है C2 C1, तो दोनों आपका लेवर आर्म हो गया। ये आपका स्ट्रेस डायग्राम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में पार्टली रेक्टेंगुलर होता है, पार्टली पैराबोलिक होता है। बट आपने वहां पे देखा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस डायग्राम किस तरह प्लॉट किया था हमने? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस डायग्राम कैसा था? यही था सिंपल स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम सेम ही था, ऐसे ही था लीनियर। अरे यही था। यस सर। सी ए यहाँ पर टी ए अपॉन एम है ना। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड 456 आईएस 456 का assumption है ये स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर कैसा होगा किसी भी शेप के लिए, ट्रेपेजॉइडल हो, बाइसेक्शन हो, रेक्टेंगुलर हो, कैसा होगा? पार्टली रेक्टेंगुलर पार्टली पैराबोलिक। ये लिखा हुआ है assumption नंबर 3। ठीक है, नाउ assumption नंबर 4 क्या है जो हमारा इंपॉर्टेंट है जब हम डिजाइन करेंगे कि जो आपका ये रीइंफोर्समेंट है यहाँ पर कॉम्प्रेशन साइड, इस रीइंफोर्समेंट के जो स्ट्रेसेस हैं ये एफएससी, एफएससी क्या है? स्ट्रेसेस हैं कॉम्प्रेशन स्टील में। इन स्ट्रेसेस को आपको बेसिकली निकालना है। ये स्ट्रेसेस डराइव कैसे होते हैं? ये डराइव होते हैं रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप से, जो कि आपका आईएस कोड में दिया हुआ है। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन फिगर दिया हुआ है, वहां से आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टील के लिए इस एफएससी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बस ये मेन एफएससी की वैल्यू है। उसके बाद तो एनालिसिस में एफएससी की वैल्यू बस पुट कर देंगे, फिर C1 C2 वही सारी चीजें हमारी सेम ही है जो हम वर्किंग स्ट्रेस में करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा। नाउ ये हमने जो स्ट्रेसेस की हम बात कर लेते हैं, दीज आर स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस में क्या क्या देखे अभी हमने? देखो कंक्रीट में तो हमने क्या देखा, इन कंक्रीट। कंक्रीट कहाँ पे है बताओ, कोई बताएगा मुझे कंक्रीट कहाँ पे है इसमें पूरे में? राहुल यादव 21। कंक्रीट कौन सा पोर्शन है, ये वाला या ये वाला? अबव द न्यूट्रल एक्सिस और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस? कोई भी बताए। इन कंक्रीट एट ऑफ फाइबर स्ट्रेसेस कितने? 0.45 एफसी के। भाई कंक्रीट ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इसमें जो स्ट्रेसेस हैं वो कितने हैं? 0.45 एफसी के, बताइए हमारे को कंक्रीट के। ठीक है, नो स्ट्रेन, स्ट्रेन एट टॉप फाइबर, ऊपर टॉप फाइबर में स्ट्रेन कितने हैं बताइए? स्ट्रेन वैल्यू, स्ट्रेसेस कितने टॉप फाइबर में? 0.45 एफसी के। स्ट्रेन कितने टॉप फाइबर में? 0.0035, मैक्सिमम स्ट्रेन है 0.0035। क्लियर? सेकेंड पार्ट, स्ट्रेसेस इन स्टील देख लीजिए आप। कंक्रीट में आपने स्ट्रेसेस देखे, स्ट्रेसेस इन स्टील देख लीजिए। ऑन टेंशन साइड, टेंशन साइड में स्ट्रेसेस कितने हैं स्टील में बताइए? ये टेंशन साइड है, स्ट्रेसेस स्टील, ये है 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई। ओके, 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई। ठीक है, स्ट्रेन इस लेवल पे, टेंशन रीइंफोर्समेंट के लेवल पे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? यही है 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन एस। यस और नो? लिख दो आप। स्ट्रेन एट द सर आवाज आ लेवल, रही है? हेलो। हाँ आ रही है, आ रही है। एट द लेवल ऑफ टेंशन साइड, स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ टेंशन साइड कितने हैं आपके स्ट्रेन? बताइए, स्ट्रेन कोई बताएगा कितने हैं टेंशन साइड में? बताइए, टेंशन साइड में स्ट्रेन यही है ना? 0.02 प्लस 0.87 एफ वाई हो रही है। यस, 0.002 002 है वो, है ना? 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेन लेते हैं बेसिकली, तो 0.002 हो जाता है ना? तो ये आपका जो स्ट्रेन वैल्यू कितनी है आपकी? 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ईएस। देखो स्ट्रेन इन स्टील पता है, स्ट्रेन इन कंक्रीट पता है। जो आपके स्ट्रेसेस में कंक्रीट के टॉप फाइबर में 0.45 एफसी के, ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ये डायग्राम सिंगली और डबली दोनों में, मतलब डबली में तो होना ही चाहिए क्लियर, सिंगली में बस ये कॉम्प्रेशन स्टील नहीं आएगा। ठीक है,
ये डायग्राम का ये पूरा इंपॉर्टेंस है IS 456 2000 और आपका जब भी बीम डिजाइन करोगे इन डायग्राम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, है ना। और स्ट्रेसेस स्टील की टेंशन में कितने हैं 0.87 टाइम है। ये स्ट्रेस डायग्राम है, कंफ्यूज मत होना। ये स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, स्ट्रेस डायग्राम पार्टली रेक्टेंगुलर पैराबोल। क्लियर। अब आपका और कौन सा कंप्रेशन साइड में और कौन सा, सॉरी टेंशन साइड में और कौन सा वो आ रहा है, इसकी बात कर ली मैंने। टेंशन साइड में रीइंफोर्समेंट में स्टील की स्ट्रेन की, कंक्रीट में मैंने मैक्सिमम कंक्रीट के वो बात कर ली 0.0035, टॉप फाइबर में स्ट्रेस वैल्यू की बात कर ली। एक इसकी और बात कर लेते हैं, ये क्या है एप्सिलॉन एससी निकालना। स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन इन स्टील, ठीक है। स्ट्रेन है एप्सिलॉन एससी, मतलब स्ट्रेन डायग्राम में शो कर रहा है तो स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन इन स्टील ऑन कंप्रेशन साइड, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, देख लिख लो। थर्ड पार्ट जो आपका है, मान लीजिए आपने ये फर्स्ट लिखा, ये सेकंड लिखा, है थर्ड हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेन इन स्टील ऑन कंप्रेशन साइड, कंप्रेशन साइड में जो स्ट्रेन होगा, कंप्रेशन साइड ये है ऊपर का पार्ट, इसमें जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन एससी है, ये कैसे निकलेगा इस सिमिलर ट्रायंगल से, सिंपल निकल जाएगा, सिंपल। एप्सिलॉन एससी की वैल्यू निकालनी है, एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लोगे, ये एप्सिलॉन एससी अपॉन व्हाट, ये कितनी बच जाएगी डिस्टेंस, ये टोटल एक्स यू है, ये कवर होता है डीसी, तो ये बच जाएगी एक्स यू माइनस डीसी। तो एप्सिलॉन एससी अपॉन एक्स यू माइनस डीसी इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन टोटल एक्स यू। तो यहाँ से एप्सिलॉन एससी की वैल्यू मिल जाएगी बड़ी इजी। यस और नो, कोई बोलेगा यस और नो। एक ये छोटा ट्रायंगल हो गया, एक हाँ बड़ा, सर। ठीक है ना। ये कितना डिस्टेंस हो गया एक्स यू माइनस डीसी, एक्सी ये है माइनस आपका डीसी। डीसी, ये टोटल है एक्स यू। बस एक ये बड़ा ब्लू वाला ट्रायंगल बड़ा वाला 0.0035 अपॉन एक्स यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन एस यू, सॉरी एप्सिलॉन एस सी अपॉन एक्स यू माइनस डीसी। सिंपल लग जाएगा ये आपको, ठीक है ना। तो देखिए स्ट्रेन स्टील जो आपके डराइव होते हैं वो कैसे लिखते हैं, एज पर योर IS 456 2000 में जो आपका अजम्पशन नंबर है 4, वो क्या है अजम्पशन नंबर 4, मैंने बताया था जो स्ट्रेसेस होंगे, स्ट्रेसेस इन रीइंफोर्समेंट में जो स्ट्रेसेस होंगे वो डराइव होंगे, आर डराइव फ्रॉम, कहाँ से डराइव होंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, कहां से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, ठीक है। फॉर द टाइप ऑफ स्टील, फॉर द टाइप ऑफ स्टील, यूज, मतलब अगर Fe250 यूज कर रहे हो तो उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखोगे, वहां से आप स्ट्रेसेस FSC की वैल्यू निकालोगे। Fe415 यूज कर रहे हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखोगे, वहां से FSC की वैल्यू निकालोगे स्ट्रेसेस की। कहाँ पे, कौन से वाले स्ट्रेसेस, जो कॉम्प्रेशन साइड में आप लगा रहे हो, द कॉम्प्रेशन साइड में स्ट्रेस, ठीक है ना, FSC, ये आपको निकालना है। अब ये एप्सिलॉन, जो स्ट्रेसेस निकल रहे हैं जो अजम्पशन नंबर 3 पे हो गया, ये जो आपके स्ट्रेसेस निकल रहे हैं एप्सिलॉन FSC, इसको निकालने के लिए स्ट्रेसेस को पहले स्ट्रेन हम निकाल देंगे इस सिमिलर ट्रायंगल से, है ना, पहले स्ट्रेन निकाल देंगे, फिर इस स्ट्रेन की वैल्यू को हमारे को रिलेट करना पड़ेगा IS कोड के फिगर से, तब जाके FSC मिलेगा, ठीक है। पहले एप्सिलॉन SC निकालना पड़ेगा, देन FSC मिलेगा। तो देखो पहले एप्सिलॉन SC निकाल लो। एप्सिलॉन SC कैसे निकलेगा, जो आपकी स्ट्रेन है, स्ट्रेन एट द लोकेशन of compression steel, strain at the location of compression steel, compression steel पे जो strain, मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, compression ये है स्टील, ये रहा, इस लेवल पे जो एप्सिलॉन SC स्टील है कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन SC अपॉन XU माइनस DC इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन XU, ये निकल जाएगा बेसिकली। लगा दो आप एप्सिलॉन SC अपॉन XU माइनस DC
इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन एक्स यू। यहाँ से आप एप्सिलॉन एस सी निकाल सकते हो बड़े आराम से। ये हो जाएगा एक्स यू माइनस डी सी अपॉन व्हाट एक्स यू इंटू 0.0035। ये अंडर इन्फो सेक्शन के लिए एप्सिलॉन एस सी यहाँ से आप निकाल सकते हो, फॉर ऑल टाइप ऑफ और अंडर इन्फो सेक्शन के लिए आप इस तरह यहाँ से एक्स यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, एप्सिलॉन एस सी निकाल सकते हो। लिमिटिंग के लिए एक्स यू लिमिटिंग कर देना पड़ेगा, एक्स यू लिमिटिंग कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेसेस इन स्टील आर फाउंड बाय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जहां से जो आपका स्ट्रेसेस है स्टील में, स्ट्रेन निकाल दिया, अब नाउ स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस इन स्टील आर फाउंड बाय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये डायग्राम है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये आपके स्ट्रेसेस हैं, ये आपके स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये जो आपका डायग्राम आईएस कोड में है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए फॉर पर्टिकुलर, जैसे Fe250 के लिए डायग्राम बना हुआ है, Fe250 के लिए। Fe250 कौन सी स्टील होती है? माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील बोलते हैं Fe250 को। ठीक है, जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो प्लॉट है वो इस तरह प्लॉट है, दिस इज योर Fy, और यहाँ पे आपका जो माइल्ड स्टील के लिए जो डायग्राम दिया हुआ है वो यहाँ से इस तरह ये दिया हुआ है, 0.87 टाइम्स ऑफ Fy स्ट्रेन पे। ठीक है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन, परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे इसके? परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने हैं? 0.87 टाइम्स Fy है। कितने हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस? 0.87 टाइम्स Fy। तो Fy की वैल्यू कितनी होगी माइल्ड स्टील के केस में? बताइए Fy की वैल्यू माइल्ड स्टील के केस में। 0.87 टाइम्स Fy में Fy की वैल्यू कितनी होगी माइल्ड स्टील में? 250। 250। ये वैल्यू कितनी आई है? सॉल्व करो, 0.87 इंटू 250, 217.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब जो आपकी माइल्ड स्टील के लिए जो आपका स्ट्रेस डायग्राम दिया हुआ, तो बेसिकली सिंपल सा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 0.87 टाइम्स Fy कर देना है, तो आपके स्ट्रेसेस आपके मिल जाएंगे, कितना है? 217.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टील। ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की हर वैल्यूज के लिए आपका माइल्ड स्टील के केस में है, बस ये माइल्ड स्टील के केस में परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने मिल गए? 0.87 इंटू 250, 217.5। नाउ अगर हमारे पास Fe415 है और Fe500 है, उस केस में आपको जो स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे उसकी मैं एक आपको वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे। इन वैल्यूज को आप याद कर लो, क्योंकि अभी देखो, अभी हम डायग्राम देखते हैं। अगर आप डायग्राम देखोगे ना इसका, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, इस डायग्राम से आपको कुछ क्लियर सही से होगा नहीं। आईएस कोड में जो डायग्राम दिया हुआ है, आईएस 456 है हमारा, IS 456 में हम पढ़ रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। कैसे निकालोगे लिमिट स्टेट मेथड? इंडेक्स चेक करोगे, ये जनरल डिजाइन कंसिडरेशन है, लिमिट स्टेट मेथड लिखा होगा, देखो कहीं ना कहीं। ये है फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर्स, ये लिखा है सेक्शन 5 स्ट्रक्चरल डिजाइन में लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एग्रेसिविटी, कैरेक्टरिस्टिक, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एनालिसिस पढ़ चुके हैं ये सब। पेज नंबर 67 से स्टार्ट होता है बेसिकली लिमिट स्टेट। फिर ये हमारा लिमिट स्टेट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये हम पढ़ रहे थे 68 69 पे पेज नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, एनालिसिस तो 68 पे पहुंच जाओ आप सीधे, पेज नंबर 68। इस तरह आईएएस कोड में आप पेज सर्च कर सकते हो। ये है आपका वो डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन फिगर दिया हुआ है बेसिकली,
अब आपको ने करना क्या है, ये देखो बेसिकली व्हाट इज दिस। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का, एफ वाई, और ये दिखाया था 0.87 टाइम्स एफ वाई, एफ वाई अपॉन 1.1 पे 0.87 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे सिमिलर ट्रायंगल से। नीचे स्ट्रेन है 0.001, 0.0003, जो भी वैल्यू आएगी, 0.002, ये 0.001, जैसे जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम कोरिलेट करेंगे पर्टिकुलर, यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू देखेंगे। बट ये देखना तो बड़ा टफ टास्क लग रहा है आपको, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी, इसमें नहीं मिलेंगी। यस और नो? एप्सिलॉन एससी है स्ट्रेन की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेन की वैल्यू। तो स्ट्रेन की वैल्यू आप निकालोगे पहले उस सिमिलर ट्रायंगल से, देन पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टील के लिए आप 0.875 एफ वाई आया, तो एफ वाई की वैल्यू जो भी होगी उससे सॉल्व करके आप निकालोगे। यस और नो? ये आपका है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, पेज नंबर कितने पे, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, और इस डायग्राम से एफएससी की वैल्यू लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे मुझे लग रहा है, बताओ। क्या करना होगा इस डायग्राम को देख के? भाई ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम शो कर रहा है आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है। दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, ये कर्व दिया हुआ है। इस कर्व से स्टील के जो स्ट्रेसेस होंगे, स्टील में जो स्ट्रेसेस होंगे वो डराइव हो रहे हैं। मतलब डराइव किस तरह करने हैं, ये वैल्यू अभी कैसे डराइव होगी, आप कंप्रेशन स्टील में जो स्ट्रेन निकालोगे पहले, ये वैल्यू पर्टिकुलर फाइंड करोगे, कौन सी वैल्यू आ रही है 0.007, या फिर इसके अलावा भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा उसके पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू देखोगे, 0.87 टाइम्स एफ वाई आई है। तो 0.875 इंटू एफ वाई की वैल्यू अगर 415 ले रहे हो तो 415 पुट करोगे, तब जाके आपको स्ट्रेसेस की वैल्यू मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? भाई ये डायग्राम से कुछ क्लियर हो रहा है जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ? नहीं आया सर समझ। आपको नहीं आया, और बाकी को? सर ये इसके पैरेलल ले जाना है क्या? नहीं नहीं, इस डायग्राम से तो 0.7। आप देख नहीं पाओगे, मैं ये कह रहा हूँ इस डायग्राम से तो आप देख नहीं पाओगे, बट जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि आप स्ट्रेन की वैल्यू निकालोगे, हाँ ठीक सर वो है। तो पता चल रहा हाँ, है। वो पता पड़ रहा है ना, तो वो दैट्स इट, ठीक है। स्ट्रेन की वैल्यू निकालोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, जहां पे भी जैसे जो जो भी स्ट्रेन की वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल जो भी आपकी स्ट्रेस की वैल्यू होगी, 0.85 एफ वाई आया तो 0.85 इंटू एफ 500 के लिए तो एफ की वैल्यू वहां पुट कर दोगे, वो आपकी एफएससी की वैल्यू होगी। बट ये डायग्राम में पूरा क्लैरिटी नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, और मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ एफी 415 और एफी 500 इनके बेसिस पे, ठीक है। तो तो सर इनके ये हमेशा पैरेलल, सब पैरेलल पे ही रहेगा हमेशा, मतलब जिस आप बता रहे जो हम्म वो सब पैरेलल पैरेलल पे ही रहेगा, रहेगा। क्या पैरेलल पे रहेगा ये? सर स्ट्रेस स्ट्रेन उसकी वैल्यू में जो निकालेंगे हम। हाँ हाँ, पैरेलल पे रहेगा भाई। पहले आपको 0.002 निकाला मान लो स्ट्रेन की वैल्यू, ये इसके सर। करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन की वैल्यू कहाँ जा रही है, ये जा रही है, और इसकी करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू ये जा रही है 0.875 टाइम्स ऑफ एफ वाई। अब 0.875 500 है ग्रेड, तो 500 पुट कर दोगे तो एफएससी की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर मान लो अब आ ये गया वैल्यू समझ। आई, मान लो ये वैल्यू आई, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जा रही है वैल्यू, ये 0.85 टाइम्स एफ वाई, ठीक है। हम्म तो मैंने पर्टिकुलर स्ट्रेन की वैल्यूज को, ये जो आपकी वैल्यूज है ना थोड़ी थोड़ी, इनकी वैल्यूज को यस मैंने सर। कुछ लिख दिया है यहाँ पे, 0.41 यहाँ तक की वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है 0.001 से लेके 0.004 तक की कुछ वैल्यूज मैंने लिख दी है, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एफई 415 के लिए वैल्यू लिख दी है, क्या क्या आ रही है आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख पा रहे हो तो हम वैल्यूज को देखते हैं फिर मैच करके देखते हैं मैप करके, ठीक है। ओके सर ओके अब आ गया समझ। अभी मैं इसको बताता हूँ, और आपको हाँ एक चीज और दिखा देता हूँ, जो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अजम्पशन, ये आईएस कोड प्रोविजन बोलता है। अजम्पशंस जो आपका है ना, कि जो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन डराइव होंगे, ये हमने देखा भी था, ये रहा अजम्पशन नंबर 5, ये पढ़िए, ये रहा क्या लिखा हुआ है, stresses in the reinforcement are derived from representative stress strain curve for the type of steel used.
typical curve are given in figure 23 और डिजाइन पर्पस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा m लेते हैं, मटेरियल में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लगाते हैं और जो कि 1.15 shall be applied equals to, ठीक है। तो ये आपका इसकी बात कर रहा है फिगर नंबर 23 की, ठीक है ना, क्लियर। ये आपका फिगर नंबर 23 ओके सर। रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यूज को हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने पर्टिकुलर वैल्यूज लिख दी है आपके पास। Fe250 अगर आ गया आपके पास तो 0.87 Fy into 250 कर दोगे आप सिंपल, क्योंकि वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 217 समथिंग आ रही है जो एफएससी की वैल्यू है ना, डेफिनेट यील्ड पॉइंट के लिए। देखो आप बेसिकली क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट समझो। आपका जो माइल्ड स्टील बार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, Fe250। तो जो माइल्ड स्टील बार का हम जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हैं उसका यील्ड पॉइंट जो होता है, डेफिनेट यील्ड पॉइंट मिलता है हमारे को। यील्ड पॉइंट मतलब यील्डिंग कहां से स्टार्ट हुई है, तो ये यील्ड पॉइंट आपका स्टार्ट हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस जो मिल रहे हैं मुझे मिल रहे हैं 0.87 टाइम्स Fy। तो यील्ड पॉइंट इसका क्लियरली मिलता है मुझे, उसके लिए तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से 0.87 टाइम्स Fy, ये यही वैल्यू है ना Fy/1.15। बट जिसका होल डिफॉर्म बार्स है, होल डिफॉर्म बार्स कौन सी होती है, Fe415 और Fe500, जिनका आपको यील्ड पॉइंट मतलब यील्डिंग पॉइंट जो होता है वो डेफिनेट नहीं मिलता है। उसको यील्ड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो। ये आपका एक लाइन ड्रॉ करिए, किसके पैरेलल, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के पैरेलल एक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, और वो स्ट्रेट लाइन जहां पे भी कर्व में कट होता है उसके पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग आपको यील्ड स्ट्रेंथ मिलती है। ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेसेस जो आपके भाई, अरे नहीं समझ में आ रहा होगा, ऑफसेट मेथड के बारे में कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आपकी माइल्ड स्टील के लिए तो जो आपको 0.87 Fy क्यों मिल गया, क्योंकि जो आपका डायग्राम है ये स्ट्रेसेस है यहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी आपका डेफिनेट यील्ड पॉइंट देता है, डेफिनेट यील्ड पॉइंट जिसमें भी मिलता है, डेफिनेट यील्ड पॉइंट मतलब जहां पे भी सिग्मा वाई की वैल्यू आपको डेफिनेट होती है मतलब मिल जाती है। तो एफ जो माइल्ड स्टील होता है Fe250 उसमें आपको यील्ड पॉइंट मिल जाता है ना इजीली। हम तो एक टेस्ट भी करते हैं यूटीएम के अंदर, वर्कशॉप में किया था, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर माइल्ड स्टील पे किया था, माइल्ड स्टील पे किया था नहीं किया था, Fe250 पे कर्व प्लॉट होता है। अरे किसी को याद आ रहा है, यस और नो। तो ये यील्डिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्मा वाई की वैल्यू होती है वो माइल्ड स्टील की केस में तो आपको सिंपल मिल जाती है। ये कैसे मिल जाती है, 0.87 टाइम्स F। वो बोल रहे हैं कोल्ड ट्विस्टेड बार अगर जो भी डिफॉर्म बार्स होती है, डिफॉर्म बार्स की केस में यील्ड पॉइंट जो आपको मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए आपको यील्डिंग पॉइंट पता नहीं पड़ता। जैसे Fe415 बार्स हो गई, Fe500 बार्स हो गई, इस केस में आपको सिग्मा वाई की वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिलती है। यील्ड पॉइंट इसमें क्या होता है, क्लियरली शो नहीं होता है, यील्ड पॉइंट शो नहीं होता है। तो यील्ड पॉइंट को निकालने के लिए इन Fe415 और Fe500 में हम क्या करते हैं, 0.2% ऑफ स्ट्रेन, 0.2% ऑफ स्ट्रेन हम क्या वैल्यू लेते हैं, प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं जिसको आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, प्रूफ स्ट्रेस। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हम क्या करते हैं, जो भी आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जैसे ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसके पैरेलल 0.2% ऑफ स्ट्रेन मतलब 0.002 0.2% हम जो एक लाइन कर्व के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन जहां पे भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के कट होती है, जैसे यहाँ पे कट हुई है, वो की वैल्यू आपको सिग्मा वाई की वैल्यू मिलती है। दिस इज योर ऑफसेट मेथड। ये आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा, मुझे तो याद है, ये सर पढ़ा है। यस ना। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। Fe250 में डेफिनेट यील्ड पॉइंट मिलता है, तो इस केस में 0.87 टाइम्स Fy मिल जाता है, बेसिकली 217 समथिंग वैल्यू आ गई एफएससी की। बट जो हमारा केस है Fe415, ये हमारी है कौन सी बार्स, ये है हमारी होल डिफॉर्म बार्स, मतलब जिसमें हमने स्ट्रेसेस और स्ट्रेन की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को अचीव कराने के लिए
रीलोडिंग करी है, ट्विस्टिंग करी है, तब जाके हमारी 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक पहुंचती है स्ट्रेंथ। तो ये मतलब कोल्ड डिफॉर्म बार्स बोल दिया हमने इसको, डिफॉर्म कर करके हमने बनाई है पर्टिकुलर स्टील की। तो इन जो ये वाली बार्स होती है इसमें यील्ड पॉइंट क्लियरली शो नहीं होता है। तो क्लियरली शो नहीं होता है तो बट यील्ड पॉइंट तो हमारे को पता होना चाहिए। यील्ड पॉइंट हम पता कैसे करेंगे, जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेन पे आप क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे, और जहां पे भी कट होती है वो वैल्यू आपकी होती है सिग्मा वाई की वैल्यू। और यही हम इसमें भी देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो ये ये आप जो देख रहे हो डायग्राम में लिखा है कोल्ड वर्क डिफॉर्म बार्स, डिफॉर्म Fe415 और 500। देखो आपने क्या करा है, स्ट्रेन की पर्टिकुलर वैल्यू के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे पैरेलल एक लाइन पैरेलली ड्रॉ करी है, सिंपल, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी आपको स्ट्रेसेस मिल रहे हैं बोले, ठीक है। और नीचे दूसरा डायग्राम क्या सिंपल शो कर रहा है, डेफिनेट यील्ड पॉइंट। इसका मतलब क्या है, स्टील बार विद डेफिनेट यील्ड पॉइंट, मतलब Fe250 डायरेक्टली कह रहा है कि भाई जिसका यील्ड पॉइंट क्लियरली हमारे को शो हो जाए। आई थिंक इस पे और ज्यादा डिस्कशन करना बेकार है, मैंने काफी ज्यादा अच्छी तरह आपको बता दिया, ठीक है। मैं आप लोगों को स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू लिख के बता देता हूँ कि क्या क्या वैल्यूज आपको लेनी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ Fe415 के लिए और Fe500 के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रेसेस की वैल्यू लेता हूँ कि क्या स्ट्रेसेस की वैल्यू आई रही है और क्या स्ट्रेन की वैल्यू आप निकालोगे, एप्सिलॉन एससी की वैल्यू आप निकाल दोगे ना स्ट्रेन डायग्राम में। सिमिलरली यहाँ पे भी 500 के लिए स्ट्रेसेस की क्या वैल्यू है, स्ट्रेन की वैल्यू आप निकाल दोगे एप्सिलॉन एससी, ठीक है। तो ये Fe415 के लिए देखो स्ट्रेन वैल्यू 0.00 यहाँ पे लिखते जाता हूँ, 0.00144। याद रख लेना, नहीं याद हो रही है तो स्ट्रेन की वैल्यू डायरेक्टली दे देगा, अज्यूम कर लेना, मैं बताऊंगा आगे डिजाइन प्रॉब्लम। 0.00 याद मत रखो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अज्यूम कर लेना, वो बताऊंगा कितना अज्यूम करना है। 41.00276.00380, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्ट्रेन की वैल्यू निकालिए, 0.004 तक निकालिए ना, ये डायग्राम था हमारा यहाँ तक, यस और नो। स्ट्रेन की वैल्यू का जो डायग्राम था 0.004 तक था, तो मैंने इतनी वैल्यूज निकाल दी। अब इसके लिए स्ट्रेसेस की वैल्यू जो हमने डराइव करके निकाली है, कोई अगर ये वैल्यू आ रही है तो इसके सामने जो भी वैल्यू आ रही थी 0.875 Fy, ये मैंने वैल्यू सॉल्व करके रख दी है यहाँ पे 288.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 306.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 324.8, 342.8, 351.8, 360.9। ये आपकी क्या है स्ट्रेसेस, मतलब एफएससी की वैल्यू मिलेगी इन एप्सिलॉन एससी से। अब ये कब निकाल पाओगे, जब आप स्ट्रेन पहले निकालोगे, मान लो स्ट्रेन की वैल्यू ये आ रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी स्ट्रेस वैल्यू होगी वो आपकी एफएससी की वैल्यू होगी। अब मान लो इन दोनों के बीच में आ रही है, तो आप क्या कर दो, इंटरपोलेट कर दो आराम से, इंटरपोलेट कर सकते हो ना, छोटी वैल्यू प्लस छोटी माइनस बड़ी अपॉन इतना इंटू जितनी वैल्यू है, उसके लिए आप इंटरपोलेट कर सकते हो, ठीक है। ये Fe415 के लिए मैंने आपको वैल्यूज लिख दी। सिमिलरली 500 के लिए वैल्यू लिख दो, स्ट्रेन वैल्यू है हमारे पास 0.00174, 0.00195। ये कब काम आता है पता है, जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में एग्जाम देने जाते हो, तो उस वहां पे आपको आईएएस कोड अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, आईएएस कोड नहीं मिलता आपको, और वहां पे आईएएस कोड नहीं मिलेगा तो अब ये वैल्यूज को आप एक दिमाग में बैठा के जाओगे, तब जाके आपको इंटरपोलेट वहां पे कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आईएएस कोड अवेलेबल है, ये वैल्यूज नहीं पता तो भी आप निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत तो मैंने डायग्राम आपको बता दिया किस तरह निकालना है। स्ट्रेसेस की वैल्यू इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए क्या आई है 347.8, या ये इसके लिए 369.6, 391.3, 413.0, 413 आई है, मतलब 423.9, ये 434.8,
ये FE 500 के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यूज निकाल दी मैंने। मतलब स्ट्रेन वैल्यू आप कैसे निकालोगे, वही डायग्राम से, है ना, ये वाला डायग्राम। ये एप्सिलॉन SC, ये कितनी हो जाएगी, XU माइनस DC, ये कितनी हो जाएगी, DC है ये है 0.0035। यहाँ से आप एप्सिलॉन SC निकाल दोगे, ये वैल्यू निकाल दोगे, इसके रिप्रेजेंटेटिव में 415 ग्रेड किया हुआ है, तो ये पर्टिकुलर। इज इट क्लियर और नॉट, ये बता दो बस मुझे। सब बोलो। सर आया तो समझ। हाँ सर वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग हो गया सर। चलो, तुम्हारा कौन पूछोगे, बाकी के पहले मैं पूछना चाहता हूँ। बाकी बताइए जरा, हेमंत। सर ये जो वैल्यू लिखा है सर, ये अज्यूम करने के लिए बोला ना सर आपने, या फिर याद याद में ना 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 अज्यूम ना, कैसे मैंने करें? भी आपके एक उसके फॉर योर कन्वीनियंस मैंने वैल्यू लिख दी है। वैल्यू कैसे लिख दी है, ये स्ट्रेन की वैल्यू, मान लो आपकी स्ट्रेन की वैल्यू इस एप्सिलॉन SC से ये वैल्यू आई, मान 0.00114, और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील आपका दिया हुआ है, तो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 288.7। ये वैल्यू और इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू आती है, तो आपने क्या करना है, इसका इंटरपोलेट कर देना है। अब मैंने ये वैल्यूज निकाली कैसे, ये मैंने खुद नहीं निकाली है, ये मैंने वैल्यू इसी डायग्राम से देख के निकाली है। देखो जैसे कैसे, ये वैल्यू आप देखो 0.001 से स्टार्ट हुई है, 0.003 तक गई है, तो इसका मतलब जो आप IS कोड में जो वैल्यू है वहीं से निकाली है मैंने, कुछ ज्यादा कुछ अलग नहीं किया है। आपके पास तो IS कोड है अवेलेबल, आप देख भी सकते हो, बट इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हुई। क्या करा मैंने, 0.001 से 0.0001 से लेके ये 0.001 है, मतलब इसने बहुत माइन्यूट में ले गया, 0.001 में ले गया, तो इसलिए आपको मैंने कुछ वैल्यूज निकाल दिए 0.001 से, यहाँ से स्टार्ट किए मैंने, 0.001 से लेके 0.004 तक की ये वैल्यूज निकाली हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये 0.85 टाइम्स FY कर दिया, 415 है तो 0.8 इंटू 415 करा होगा, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अरे भाई, ये जो स्ट्रेन की जो भी वैल्यू आएंगी 0.001 से 0.004 के बीच में, कुछ मैंने वैल्यूज और अपने आप से इंटरपोलेट करने के लिए निकाल दिया आपके लिए, वरना यहाँ तो कितना डिफरेंस है, 0.001 और 0.002, कितना बहुत डिफरेंस हो गया। और जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, कि जब आप एप्सिलॉन SC निकालोगे तो इतनी वैल्यू कहीं ना कहीं नजदीक आ रही होगी। भाई 144 आ रहा होगा, या फिर 163 आ सकता है, 192 आ सकता है 0.00 में, 241 आ सकता है, 0.276 आ सकता है। नहीं आया समझ में? यस सर, अब आ गया। बाकी मैं पूछ रहा हूँ बच्चों से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वैल्यूज इस डायग्राम से नहीं समझ में आ रही क्या? नहीं आ पाएगी, क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसमें क्लियरली यील्ड पॉइंट नहीं दिखा गया है ना। नहीं भाई, अब ये स्ट्रेन वैल्यू आ गई मान लो आपकी, तो ये स्ट्रेन वैल्यू आ गई तो आप नहीं देख पाओगे ना कि कहाँ पर कट हो रहा है, कौन सी वैल्यू लेनी है, तो इसलिए मैंने बोल दिया है कि ये डायग्राम वैल्यू मैंने लिखी है। ये वैल्यू भी अगर आपको याद नहीं हो रही है, तो जब डिजाइन कराऊंगा। सर आपकी वाली वैल्यू ले लेना सर। हाँ मेरी जो वैल्यू आपने लो, बताई वही वाली वैल्यू कंसीडर कर मेरी लेना। मेरी मेरी वैल्यू लो। और एक चीज और बताऊं, एक चीज बताऊं मैं, जब भी आप डिजाइन करोगे ना डबली रीइंफोर्स सेक्शन को, अगर Fe415 बार होगा, तो आप FSC की वैल्यू को पता है क्या अज्यूम कर लेना, 350 न्यूटन पर mm² अज्यूम कर लेना। ठीक है, इनकी वैल्यूज कहाँ पे आ रही हैं, 324, 342, 350, 360। तो आप जब भी Fe415 ग्रेड दिया होगा, तो आप अज्यूम कर लेना 350 न्यूटन पर mm²। ठीक है, सिमिलरली 500 होगा, तो इनकी वैल्यूज कहाँ पे आ रही हैं, 434, 423, 413, 420 न्यूटन पर mm² अज्यूम कर लेना, बात खत्म। Fe500 ग्रेड होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, FSC की वैल्यू को, स्ट्रेन की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, इतना अज्यूम कर लोगे, अभी मैं लिखवाऊंगा डिजाइन में। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। ठीक है, ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं, इन पर्टिकुलर IS कोड से मैंने निकाली हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। बट आप लोगों के पास IS कोड है तो आप नहीं निकाल पाओगे ना, मान लो 0.0025 आया,
अब यहाँ से आपको कर्व में है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा कि कहाँ पे जा रही है वैल्यू, कहाँ जा रही होगी, यहाँ पे जाएगी, कहाँ जाएगी, कितनी वैल्यू लूं, नहीं ले पाऊंगा, ले ही नहीं पाओगे आप, पॉसिबल ही नहीं है, फिगर से तो नहीं देख पाओगे आप। तो इसलिए मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए एप्सिलॉन एससी की कुछ वैल्यू लिख दी है, ये याद नहीं हो रही है, अज्यूम कर लेना डायरेक्टली। 415 के लिए 350 पुट कर देना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एवी 500 के लिए 420 पुट कर देना। यस, उसको फिर चेक करेंगे। क्लियर? अरे जो मैंने बोला क्लियर हो रहा है? बच्चों बाकी बोलते हो नहीं हाँ सर, बोलते हो? क्लियर क्लियर है सर, राहुल क्लियर है यादव सर, छोड़ो, क्लियर है। अमरदीप छोड़ो, ये अनवित जैन, आशीष कुमार, ये आयुष सिविल, आयुष राज, गौरव शर्मा, हेमंत बसनेट, कुमार आदित्य, मयंक सिंगल, पवन कुमार, निकिता सिंह, है ना? ये कर क्या रहे हो? मतलब मैं यहाँ पे बोले जा रहा हूँ, कुछ बताओगे मुझे? अनवित जैन यस सर, हाँ सर। वेद सिंह, उत्कर्ष चौधरी, भाई बोलोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तब तक मुझे क्या पता पड़ रहा है? मैं तो बोले जा रहा हूँ, मुझे सर क्लियर सर मैसेज क्या, यस सर, यस सर। है ना? जब तक आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, तो टीचर को थोड़ी पता पड़ रहा है कि कितना समझ में आ रहा है। मेरी डिलीवरी तब सक्सेसफुल होगी जब आप लोगों को समझ आएगा। मैं बार बार क्यों रिपीटेटिवली बोल रहा हूँ, है ना, कि भाई आप लोगों को समझ आना चाहिए, मेजर बात ये है बस। ठीक है, क्लियर है? मतलब मुझे समझ में आ रहा है, बाकी बच्चों को क्लियर? ठीक है, इजी है वैसे, ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैं चीज बोल रहा हूँ ना उसको बस याद रखो और सब हो जाएगा। ठीक है, नाउ एनालिसिस पार्ट में हम देखते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद डिजाइन स्टेप्स देख लेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करके खत्म करेंगे। ठीक है, एनालिसिस देख लो आप। एनालिसिस में फर्स्ट हम एक्चुअल लिमिटिंग निकालते हैं, जो पहले भी निकालते थे, सिंगली रीइंफोर्स में भी निकाला था हमने एक्चुअल लिमिटिंग। कैसे निकालते हैं? वही फैक्टर k इंटू डी, 700 अपॉन व्हाट, 1100 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ व्हाट, एफ वाई। ये तो क्या था? k वैल्यू इंटू व्हाट, d वैल्यू। याद है एक्चुअल लिमिटिंग? याद नहीं है तो आपने क्या करना है, मैंने 3 वैल्यू लिखवाई थी, k की वैल्यू सॉल्व कर लो, एफ वाई की वैल्यू 250 के लिए 250 पुट कर दो, 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 इंटू 250 पुट करोगे, कितनी वैल्यू आएगी? 0.53 इंटू डी। 415 पुट करोगे, 0.48 इंटू डी, डी ए रहा, मतलब के की वैल्यू आएगी 0.53, के की वैल्यू आएगी 0.48, और एफ ई 500 पुट कर दोगे एफ आई की बदली, तो 0.46 इंटू डी आएगा। ये तो आपको बस 3 एक्चुअल लिमिटिंग, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, 0.53 डी कर दोगे। ये कौन से ग्रेड के लिए? एफ ई 250 के लिए। एफ ई 415 दिया हुआ है तो 0.48 इंटू डी कर दोगे। ठीक है, एफ ई 500 है तो 0.46 इंटू डी कर दोगे। इजी है, एक्चुअल लिमिटिंग निकल जाएगा। ये डराइव हो चुका है हमारा सब कुछ। कैसे निकलता था? फ्रेम डायग्राम से, याद है नहीं है? 0.0035, दिस इज योर 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस, दिस इज योर एक्चुअल लिमिटिंग, एक्चुअल लिमिटिंग, दिस इज योर डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग। इन दोनों को हमने क्या करा था? सिमिलर ट्रायंगल लगाया था, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। 0.0035 अपॉन एक्चुअल लिमिटिंग इज इक्वल टू कितनी वैल्यू अपॉन डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग, तब जाके एक्स इज इक्वल टू के टी हमने प्रूव किया था। तो के की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये निकाला था। तो आपको इससे मतलब है, आपको निकालना क्या है? एक्चुअल लिमिटिंग निकालना है, तो 0.53 डी पता होना चाहिए, 415 के लिए 0.48 डी। अरे स्मॉल डी तो निकाल लोगे ना, इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ दी होगी, इफेक्टिव पावर वो माइनस कर दोगे, इनटू इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्चुअल लिमिटिंग आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहले हम क्या निकालते थे? एक्चुअल लिमिटिंग की जगह वर्किंग स्ट्रेस में क्या निकालते थे? एक्ससी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वहां पे भी के डी होता था फॉर्मूला, बट के कैसे निकालते थे? एमसी अपॉन टी प्लस एमसी से, इंटू डी से मल्टीप्लाई करते थे। याद आया नहीं आया? गेटिंग माई पॉइंट? अरे एक्चुअल लिमिटिंग निकाल लोगे? नाउ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है आपको, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको मैं क्या लिखता हूँ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को? एक्स यू,
लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को XU लिखते हैं ना। ये कैसे निकलता था? फोर्स ऑफ कंप्रेशन को फोर्स ऑफ टेंशन की इक्वेट करके लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में। यस, वर्किंग स्ट्रेस में कैसे निकालते थे एक्चुअल डेप्थ? मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। याद आया? मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ। तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन। अब यहाँ पे डबली रीइंफोर्स में दो फोर्सेस हैं भाई, C1 फोर्स भी है, C2 फोर्स भी है, विच इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स T। तो C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर दोगे इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स के, तो यहाँ से XU की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो क्या क्या फोर्सेस हैं आपके पास। देखो भाई, एक तो C1 फोर्स है, एक कॉम्प्रेसिव फोर्स 2 फोर्स है, टेंसाइल फोर्स के बराबर करना है, XU की वैल्यू निकालनी है। C1 फोर्स तो हमने देख रखा था, व्हाट, जो आपके सिंगली रीइंफोर्स बीम में भी आपने दिया हुआ था, कौन सा था? 0.36 FCK B इंटू XU, यही था, यही था C1 फोर्स। अरे यही था। सिमिलरली यहाँ पे C2 फोर्स कैसे आया? C2 फोर्स जो हमने वही पहले निकाला था, वही कॉन्सेप्ट। इस स्टील के लगाने से हमने वर्किंग स्ट्रेस में देखा था, सिंगल जब डब्ल्यू पढ़ा था, स्टील के लगाने से FSC वैकेंट स्टील माइनस करनी है, तो जो आपका इसके लेवल पे एरिया ऑफ स्टील ASC है इनटू जो भी स्ट्रेसेस है FSC, उसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे 0.45 FC के। तो वही मैं वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C2 वैल्यू की, ठीक है। तो आपकी जो C2 वैल्यू आपको लिखनी है वो आपकी जो टोटल हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ASC इंटू FSC, ये टोटल है, माइनस आपको वैकेंट स्टील का जो करना है एरिया ऑफ कंक्रीट जो माइनस करना है, एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस कितना करना होगा? ASC इंटू 0.45 FCK, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया C2 फोर्स टोटल, ये C2 फोर्स है। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, क्या कॉमन ले लो उसमें? ASC कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा? FSC माइनस 0.45 FCK, ये याद रखना है, अभी दिखाऊंगा। इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स कितना है? 0.87 FY इंटू AST, ये आपका टेंसाइल फोर्स है। ये टर्म क्या है? व्हाट इज दिस टर्म? ये आपका एरिया ऑफ कंक्रीट है, एरिया ऑफ कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, इसको माइनस करना पड़ेगा ना, द लेवल ऑफ स्टील, जैसे आपने पहले माइनस किया था, याद आया कुछ? कॉमन लेके 1.5 M माइनस 1 ASC बन गया था वो। तो एरिया ऑफ कंक्रीट को माइनस करना पड़ेगा स्टील के लेवल पे, तो ये मैंने क्या कर दिया? ASC इंटू 0.45 FCK, कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है 0.45 FCK में से ASC माइनस कर दिया, तो टोटल में से ASC इंटू FSC में से ये माइनस कर दिया एरिया ऑफ कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, तो मेरा क्या कॉमन बच जाएगा? देखो अब जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 0.36 FCK B इंटू XU, ये तो C1 फोर्स है, ये पूरा आएगा, प्लस इस पूरी इक्वेशन में से ASC कॉमन ले लो, ये क्या बच गया? FSC माइनस ASC कॉमन ले लिया 0.45 FCK, which is equal to tensile force 0.87 times FY into AST। तो ये आपकी C1 plus C2 is equal to tensile force बनेगा। This is your C1 force, this is your C2 force, this is your tensile force। Getting my point? अरे भाई यार, ये आपकी ये थी ना, ये कॉम्प्रेशन साइन में, इसमें आपने क्या करा? ये था पूरा टोटल पोर्शन, क्या था? कंक्रीट था, कंक्रीट था पूरा पोर्शन, यहाँ पे आपने स्टील प्रोवाइड कर दिया, तो आपने स्टील का तो फोर्स लिख दिया ASC इंटू FSC, ये हो गया क्या? स्टील का स्ट्रेस। अब इस पोर्शन में कंक्रीट भी तो थी ऑलरेडी, उसको माइनस नहीं करूंगा मैं, ASC इंटू कंक्रीट की स्ट्रेंथ 0.45 FCK, 0.45 FCK, तब मैंने ASC कॉमन ले लिया, क्या बच गया? FSC माइनस 0.45 FCK। कितने बच्चे हैं जिनको ये समझ में आ गया? यस सर, आ गया। बाकी बच्चे को आया नहीं आया? यस सर। अरे भाई इजी है ना यार, आगे सर। है ना? देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा पार्ट कंक्रीट होता है ऊपर का, ठीक है, पूरा पार्ट कंक्रीट है, और पूरे कंक्रीट के पार्ट में से मैंने यहाँ पे स्टील लगा दिया, बट कंक्रीट इसमें भी है, तो इसके कंक्रीट को इस लेवल पे कंक्रीट हटाना पड़ेगा,
तो मैंने इस लेवल पे कंक्रीट माइनस करा है, तो माइनस कर दिया। एससी इंटू एफ 0.45 एफसी की होती है कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ स्टील एएससी एफएससी में से इतना माइनस कर दिया, तो ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। ये हमने पहले भी किया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, अगर आपको याद होगा तो। वो जो मेरी इक्वेशन बन जाती थी 1.5 m-1 एएससी बनती थी वहां, ठीक है। तो यही है आपका, ठीक है। तो ये आपको, आई होप ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि डबली रीइंफोर्स में जब तक ये वाला पार्ट नहीं लिखोगे, डबली रीइंफोर्स का एफएससी आप देखो यही आ रहा है ना, यही एफएससी की वैल्यू हम बात कर रहे थे, जो सॉल्व करनी है, क्या वैल्यू रखनी है 350 420, तो ये एफएससी यहाँ पे कम आएगा। तो इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, फिर से लिख देता हूँ मैं, एक्सयू निकालने के लिए सेकंड स्टेप में C1 प्लस C2 कर दोगे इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स कर दोगे, तो C1 फोर्स कितना है 0.36 FC के B इंटू XU, दिस इज योर C1 फोर्स, प्लस C2 फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, ASC मैंने कॉमन लिया था, ब्रैकेट में बच गया था FSC माइनस डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 0.45 FC के, इतना बचेगा C2 फोर्स, दिस इज योर C2 फोर्स व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स होता है 0.87 FY इनटू व्हाट ASC, बस ये टेंसाइल फोर्स, दिस इज योर C2 फोर्स, दिस इज योर C1 फोर्स। यहां से आपको XU ये निकालना है बस, ठीक है। मान लो इक्वेशन नंबर आप ए दे दो, ये इक्वेशन नंबर है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। क्लियर, इसको आप इक्वेशन, क्योंकि एफएससी नहीं पता होगा इस लेवल पे, आपको एफएससी की वैल्यू नहीं पता होगा, तो इक्वेशन नंबर ए दे दो। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लोगे बेसिकली, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है एम ओवर, बताओ कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है पॉइंट, ये है कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू, ये आपका है कंप्रेसिव फोर्स C1 वाला, C1 फोर्स मैंने लिख दिया। अब इसके लिए लिवर आर्म 1 जो कितनी होती है, कितनी होती है बताओ, D माइनस 0.42 XU, ये तो सिंगली रीइंफोर्स में भी पढ़ा था, यही थी हमारी D माइनस 0.42 XU। अरे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था ये जो C1 फोर्स है, ये जो C1 फोर्स है, ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट करता है 0.42 XU पे, यस। तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये लेवर आर्म, इस लेवर आर्म 1 कितना हो जाएगा, ये टोटल है यहाँ से ले यहाँ तक D स्मॉल d, D में से 0.42 XU माइनस कर दूंगा, तो D माइनस 0.42 XU, ये आपका हो गया था लेवर आर्म 1 के लिए, यस। C1 फोर्स है कितना, हमने देख लिया 0.36 FC के B इंटू XU, क्लियर। ये आपका है D माइनस 0.42 XU, ठीक है। और C2 फोर्स कितना है बताइए, C2 फोर्स अभी लिखा है हमने, ये रहा, ASC कॉमन लिया, FSC माइनस 0.45 FC के, तो दिस इज योर C2 फोर्स, ASC इंटू व्हाट FSC माइनस 0.45 FC के। याद रखना, अगर नहीं समझ में आ रहा ना, रट लेना इक्वेशन को, C1 और C2 फोर्स नहीं लिखोगे, टेंसाइल फोर्स के बराबर नहीं करोगे, एक्चुअल नहीं निकलेगा, डिजाइन नहीं कर पाओगे इस C2 फोर्स। अगर डबली रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करने को आ गया और इसमें अगर आपने कंप्रेसिव फोर्स 2 नहीं लिखा, ये तो याद हो जाता है सिंगली रीइंफोर्स का 0.36 FC के B इंटू XU, ये वाला पार्ट भी आएगा क्योंकि कंप्रेशन साइड में स्टील आपने डाली है, तो 0.36 FC के B इंटू XU इज अ कंप्रेसिव फोर्स, लेवर आर्म कितना हो जाएगा इसके लिए D माइनस 0.42 XU। नाउ C2 फोर्स कितना है आपका ASC इंटू FSC माइनस 0.45 FC के, इसके लिए लेवर आर्म 2 कितना हो जाएगा बता दो, D माइनस डी सी। वेरी गुड, D माइनस DC, क्योंकि आप देखो ना, ये जो आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम था इस तरह का, यस। यहाँ पे आपका इस लेवल पे आपका क्या था C2 फोर्स, इस लेवल पे आपका है मान लो C1 फोर्स, ये जो आपके डिस्टेंस है, ये DC है, ठीक है। यहाँ पे जो DC है और जो आपका टोटल है D है, तो बाकी का जो डिस्टेंस जो बच जाएगा लेवर आर्म के लिए, वो कितना बचेगा D माइनस DC बच जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले भी देख रखा, तो लेवर आर्म 1 क्लियर है आपको, लेवर आर्म 2 क्लियर है, C1 फोर्स क्लियर है, C2 फोर्स क्लियर है, ठीक है। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, MOR क्या हो जाएगा, C1 इंटू लेवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लेवर आर्म 2, यही होता है,
तो आपका यही हो जाएगा। देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, C1 मतलब 0.36 FC के B इंटू एक्स यू इंटू लेवर आर्म 1 होता है इसके लिए D माइनस 0.42 XU प्लस C2 फोर्स होता है आपका ASC कॉमन ले लिया मैंने, ये बच गया FSC माइनस डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 0.45 FC के इंटू व्हाट लेवर आर्म इज D माइनस DC। तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको डब्ल्यू रीइंफोर्स में निकालना होगा इस इक्वेशन से निकाल दोगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर, मान लीजिए बी, इक्वेशन आपका बी हो गया। ठीक है, अब केस वन देख लो आप, केस वन देखो, इफ एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से कम आती है, कौन सा सेक्शन होगा बताइए, एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से कम आती है विच सेक्शन, अंडर इनफोर्स। अंडर इन्फोर्स सेक्शन। तो आपको क्या यूज करना है, यूज एक्स यू, जो आपकी एक्स यू वाली वैल्यू आई है वो यूज करना है, कैलकुलेटेड, यूज एक्स यू कैलकुलेटेड, कहां से निकाला है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से, जो ए इक्वेशन से निकाला है यहाँ से, इस इक्वेशन से एक्स यू निकालोगे, ये यूज करना है बस एक्स यू। ठीक है, और कैलकुलेट एम यू यूजिंग बी से, जो आप एम यू निकालोगे वो इस इक्वेशन से निकालोगे। ठीक है ना, अगर एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से कम आती है तो एक्स यू यूज करोगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो इस इक्वेशन से निकाल दोगे। ठीक है, इस इक्वेशन से आप क्या कर दोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दोगे, इक्वेशन नंबर बी से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो। केस टू क्या बन जाता है आपका, इफ एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग अगर हो गया, ये कौन सा सेक्शन है, लिमिटिंग सेक्शन, नॉट बैलेंस सेक्शन, लिमिटिंग सेक्शन हो गया। तो एम यू लिमिटिंग जो आप निकालोगे, ये जो इक्वेशन नंबर बी में है, एम आर जो मिलेगा वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग के लिए मिल जाएगा। इसमें आप क्या यूज करोगे एम यू लिमिटिंग के लिए, एक्स यू है एक्स यू लिमिटिंग, हर जगह क्या यूज कर लोगे, लिमिटिंग यूज कर लेना, मतलब के डी से निकल सकता है आपका 0.53D 0.48D। ठीक है, हर जगह, यस और नो, एम यू लिमिटिंग की वैल्यू आप क्या लिख दोगे, मैं बस यहाँ पे लिख दूंगा या आप पूरी इक्वेशन को लिख दोगे, समझ जाओगे ना, हर जगह यहाँ लिख देता हूँ एम यू लिमिटिंग, और एक्स यू की जगह आप क्या यूज करोगे, एक्स यू लिमिटिंग यूज करोगे, ये वाला मतलब आपका एक्स यू लिमिटिंग यूज करोगे। लिखो ये लोग 0.36 FC के बी इंटू एक्स यू की जगह मैं लिख दूंगा एक्स यू लिमिटिंग प्लस ASC इंटू FSC माइनस 0.45 FC के इंटू इज इक्वल टू व्हाट 0.87 FY AST। ठीक है, आपने एक्स यू की जगह एक्स यू लिमिटिंग यूज कर लिया, अगर एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग लिमिटिंग सेक्शन आता है तो ओवर आएगा तो आपको बताइए क्या कर दोगे, तीसरा आता है तो एक्स यू लिमिटिंग ही यूज करोगे। केस थर्ड, अगर एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से ज्यादा आती है तो आपको यही वैल्यू यूज करनी है, मतलब ये इक्वेशन ही हो जाएगी। क्लियर, अरे क्लियर है भाई। ठीक है, डिजाइन स्टेप्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके, फिर नेक्स्ट उसमें न्यूमेरिकल करेंगे। डिजाइन स्टेप्स में देखो, गिवन वैल्यूज आपकी क्या क्या होंगी, गिवन वैल्यूज में आपको साइज ऑफ बीम दिया होगा, जो भी आपका बी है डी है दिया होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का दिया होगा, स्टील का दिया होगा। ठीक है, लोड दिया होगा आपको या फिर बेंडिंग मोमेंट दिया होगा क्वेश्चन में। डिजाइन मतलब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील, टू फाइंड व्हाट, एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना है, डिजाइन करना है आपको। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करोगे आप, देखो फाइंड बेंडिंग मोमेंट निकाल दोगे, फाइंड बेंडिंग मोमेंट निकाल दोगे, जो भी बीम की होगी, अगर सिंपल सपोर्टेड है तो सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए कर दोगे। ठीक है, फाइंड बेंडिंग मोमेंट फॉर विच बीम इज टू बी डिजाइन, इसका क्या मतलब है, फॉर विच बीम इज टू बी डिजाइन,
अभी तक हमने जो भी पार्ट लिए हैं वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट WL² आता है। कैंटिलीवर बीम होगी उसके लिए डिजाइन करना है तो उसके लिए अलग हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। फिक्स्ड बीम होगी उसके लिए अलग हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट जिस भी बीम के लिए आप डिजाइन करोगे, तो बेंडिंग मोमेंट मान लो सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या हो जाएगा, WL²/8। सिंपल है ये तो। ये किसके लिए, आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया, फिर क्या करोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे। कैलकुलेट क्या करोगे, MR निकालोगे फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड लिमिटिंग सेक्शन के लिए। कैसे निकालते हैं बताओ, सिंगली रीइंफोर्स्ड लिमिटिंग सेक्शन, MR कैसे निकालते हैं, MU लिमिटिंग QBD²। अरे MU1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, QBD², यस MU1 जो भी होगा। थर्ड स्टेप इज ऑब्वियसली डबल ही है, तो आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्यादा ही आ रही होगी किससे, MU1 से, जो आप QBD² से निकालोगे। मतलब ये MU जो आपका है, MU लिमिटिंग सिंगली रीइंफोर्स के लिए जो आपने निकाला है, ये वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा ही आ रही होगी ना। तो हमारे को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन वी नीड डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर है स्टेप, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ऐसे करे थे या नहीं, यस और नो। हाँ, एरिया ऑफ स्टील निकालना है आपको, एरिया ऑफ स्टील फॉर MU1, बेंडिंग मोमेंट 1 के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपके लिए एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालोगे, इक्वेट कर दो, टेंसाइल फोर्स के बराबर ही मिलेगा, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को टेंसाइल फोर्स 0.87 FY AST, मतलब AST1 मिल जाएगा, इंटू लिवर आर्म इज D माइनस 0.42 XU। तो यहाँ से AST1 मिल जाएगा आराम से, AST1 निकाल दो एरिया ऑफ स्टील MU1 के लिए। ये कितना हो जाएगा, MU1 अपॉन 0.87 FY नीचे आएगा, तो ये बच गया कितना, D माइनस 0.42 XU। ये डिजाइन स्टेप्स हैं बेसिकली सिंपल, ठीक है, ये आपने निकाल दिया। अब बाकी का रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे जाएगा, कैलकुलेट रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट। डबली रीइंफोर्स प्रोवाइड करा है ना, तो कंप्रेशन स्टील के लिए AST2 में जाएगा, तो MU2 लिखना पड़ेगा। MU2 क्या हो जाएगा, जितना भी आपका बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है बीम पे, माइनस MU1। ये इक्वेशन क्लियर है, बताया था मैंने पहले, यस और नो। अरे बेंडिंग मोमेंट जितना बीम पे लग रहा है, जो आपने लिमिटिंग सेक्शन के लिए निकाला है QBD² से, बाकी का बचा MU2 लेगा ना, रेजिस्ट करेगा। यस और नो। यहाँ पे आ गया फिफ्थ स्टेप पे, सिक्स स्टेप हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ स्टील आपको MU2 के लिए लिखना है, मतलब एरिया ऑफ स्टील, इसको आप MU2 को कंप्रेसिव फोर्स 2 के बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0.87 टेंसाइल फोर्स AST2 इंटू लिवर आर्म 2 कितना हो जाएगा आपका, टेंसाइल फोर्स D माइनस DC। तो यहाँ से AST2 निकाल दो। बेसिकली अभी पूछता हूँ, 0.87 FY इंटू D माइनस DC, इस फॉर्मूले से आप AST2 निकाल दोगे, इस फॉर्मूले से AST1 निकाल दोगे। ये निकल रहा कैसे है, ये बिल्कुल इक्वेट करना है बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। क्या करा है आपने, MU2 को, ये टेंसाइल फोर्स हो गया, ये आपका लिवर आर्म हो गया, लिवर आर्म 2 है, ये आपका टेंसाइल फोर्स 2 बोल दो लो, टेंसाइल फोर्स 2, T1 T2 तो एक ही है वैसे, ठीक है। कॉम्प्रेशन साइड का स्टील भी निकालना है, ASC लिख दो वो भी, एरिया ऑफ स्टील ऑन कॉम्प्रेशन साइड कैसे निकलेगा, ASC जो निकालना है,
किसके बराबर कर सकते हैं? C2 फोर्स और लेबर आर्म 2 के बराबर। देखो मोमेंट ऑफ Mu2 जो रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है, इसको मैं C2 फोर्स इनटू लेबर आर्म 2 के बराबर कर दूं तो C2 फोर्स में आपका क्या आता है? ASC आता है, बट आता ही नहीं आता। C2 फोर्स की वैल्यू क्या होती है? ASC इनटू FSC माइनस 0.45 FC के इनटू लेबर आर्म 2 होता है D माइनस DC। निकालना है मुझे ASC, तो इस Mu2 के बराबर कर दूंगा तो ASC की वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो? Mu2 डिवाइडेड बाय, सिंपल डिजाइन स्टेप्स हैं। अभी आपने एनालिसिस पूरा समझ लिया तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एरिया ऑफ स्टील निकालना है D माइनस DC। आपका इक्वेशन नंबर C बोल दो। ASC भी निकाल दिया, AST1 भी निकाल दिया, AST2 भी निकाल दिया। बस FSC की वैल्यू अब कैसे निकलेगी यहाँ से? FSC की वैल्यू वही पहले XU एप्सिलॉन XU निकालना पड़ेगा इसके लिए। टू फाइंड, इसको भी लिख देता हूँ मैं 8th वैल्यू को। टू फाइंड FSC क्या करना पड़ेगा? एप्सिलॉन SC जो सिमिलर ट्रायंगल से कितनी वैल्यू आती है? XU लिमिटिंग माइनस DC अपॉन व्हाट? XU लिमिटिंग जो भी आएगी सिमिलर ट्रायंगल से इनटू 0.0035। XU लिमिटिंग कैसे निकालोगे? लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं। XU लिमिटिंग क्या होता है? KD होता है वही 0.480 0.530 पॉइंट पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील। ये कुछ समझ आया बेटा? कुछ भी पूछना हो बताओ मुझे। तो बेटा कुछ समझ आया? ऋषि आपने अभी ज्वाइन किया है? नो सर, लेफ्ट हो गया था वो नेटवर्क